तो गाइस इस वाली वीडियो में हम लोग मार्च के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस बार वाली वीडियो थोड़ी सी डिले होगी, अगली बार से जो नेक्स्ट वीक की वीडियो आपको टाइम से मिलने लगेगी। ओके, नाउ पहला जो हमारा क्वेश्चन है, बेसिकली आर्टिकल है, वो है ईरान क्लेम्स टू हैव अनअर्थड मैसिव लिथियम डिपॉजिट। ओके, तो बेसिकली लिथियम डिपॉजिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो लिथियम के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी हो गया। नाउ वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व है वो कहाँ पे है? आपका है बोलिविया में, उसके बाद है अर्जेंटीना में, उसके बाद है चिले में। यानी कि लिथियम ट्रायंगल जो बनता है, लिथियम का एक ट्रायंगल बनता है ना, वो कहाँ पे? ABC, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले। और ये कहाँ पे है? ये है साउथ अमेरिका में। क्लियर है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना, साउथ अमेरिका में कौन से फॉरेस्ट है, ठीक है, कौन सा फॉरेस्ट है और कौन से माउंटेन है। एक इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है यहाँ पे और दो इंपॉर्टेंट माउंटेन है, दो या तीन। ओके, और यहाँ पे साउथ अमेरिका में ही आप लोगों को एक या दो डेजर्ट भी है इंपॉर्टेंट। मुझे आप लोग ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, एंड प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो कि हाँ आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। नाउ पहला वाला क्लियर है? नाउ वर्ल्ड के लार्जेस्ट जो आप लोगों ने देख लिया, बोलिविया में, अर्जेंटीना में, चिले में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, ठीक है। अब ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया रिसेंटली एस्टेब्लिश इंफ्रारेड लिथियम रिसोर्स ऑफ 5.9 मिलियन टन इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, लिथियम के बारे में देख लेते हैं। ये एक तो लिथियम की सबसे ज्यादा लो डेंसिटी होती है, जितने ही मेटल्स है ना उनमें सबसे लो डेंसिटी किसकी होती है? लिथियम की होती है। ये हाईली रिएक्टिव होता है और फ्लेमेबल होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मिनरल ऑयल में स्टोर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये हम लोगों ने देख ही लिया कि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन कौन है। इंडिया पूछ लेंगे वो कि इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर, ऐसा करके कुछ भी बोल लेंगे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, इंडिया करंटली इंपोर्ट करता है ऑल इट्स लिथियम नीड। यानी कि हमारे पास ऐसा कोई लिथियम का रिजर्व नहीं है, इंडिया में ऐसा लिथियम नहीं मिलता। तो हमारा जो भी जरूरत होती है ना लिथियम की, वो हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, ओके, इंपोर्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लेस देन हाफ ऑफ द हंगर फंडिंग नीड्स मेट, सेज रिपोर्ट। तो बेसिकली हंगर से लड़ने के लिए जितना फंड चाहिए था, जितना कि बेसिकली बोला गया था, एक डेडिकेट किया गया था, इतना फंड दिया जाएगा, उससे कम मिला है, उससे हाफ मिला है अब तक, ठीक है, मतलब उससे हाफ भी नहीं मिला, लेस देन हाफ। तो अब एक ये इंस्टीट्यूशन, ये न्यूज में है, एक्शन अगेंस्ट हंगर। ये क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट लीडर इन ए ग्लोबल मूवमेंट टू एंड हंगर इन आवर लाइफ टाइम, ठीक है। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टाइप है ये, एक्शन अगेंस्ट हंगर, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं? इट इनोवेट सॉल्यूशन, एडवोकेट फॉर चेंज एंड रीचेस 24 मिलियन पीपल एवरी ईयर विद प्रूवन हंगर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम। मतलब कि काइंड ऑफ ए चैरिटी नहीं होती कि हंगर को कम करने के लिए, तो डायरेक्ट आ जाएगी कि अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट हंगर, रिसेंटली न्यूज में था, किससे रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट, सेंटर अनवेल्स वैभव फेलोशिप फॉर एनआरआई रिसर्चर। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है स्कीम, क्योंकि सीएपीएफ के लास्ट ईयर वाले जो पैटर्न था, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे मोस्टली स्कीम बेस्ड थे या फिर डिफेंस वाले थे, ठीक है। तो आपका जो वन लाइनर करंट था ना, वो था ही नहीं। पर ऐसा भी नहीं है कि हम सारी की सारी तैयारी जो है वो लास्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करने लगे, है नहीं। लास्ट के पैटर्न को ध्यान में रखना है, लेकिन पूरी की पूरी तैयारी उस पर नहीं, उससे थोड़ा सा आगे भी, और जो पुराना ट्रेंड है उसको भी लेके चलो, और अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसको भी साथ में लेके चलो। आर यू गेटिंग इट गाइस? जो पहले चला था उसको भी साथ में लेके चलो, थोड़ा सा आगे के लिए भी सोचो, प्लस में जो अभी चला है उसको भी फॉलो करो। नाउ वेबो फेलोशिप क्या है? कि ये है अनवेलिंग वेबो फेलोशिप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्टर जितेंद्र सिंह सेड टू, ये क्या करेगी? इम्प्रूव द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडिया इज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली आप लोगों को एक अगर वन लाइनर में याद रखना, तो रिसर्च इकोसिस्टम से रिलेटेड है, इंडिया के जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना उनके साथ, ठीक है। मतलब उनमें रिसर्च को कैसे प्रमोट किया जाए, और ये कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, कोलेबोरेशन के थ्रू। मतलब कि जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है ना वर्ल्ड में, जहाँ भी है, उनके साथ कोलेबोरेशन करके। इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पे पढ़ सकते हो, द गवर्नमेंट रिसेंटली अनवेल्ड ए फेलोशिप टू ब्रिंग इंडियन ओरिजिन रिसर्चर टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 मंथ पर ईयर, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो। आगे बढ़े। वर्ल्ड का फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल्ड ऑन वानी वरोरा हाईवे इन विदर्भा, ठीक है। तो संसार का, वर्ल्ड का यानी कि, तो ये वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंडिया का होता तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन वर्ल्ड का फर्स्ट, ठीक है, आर यू गेटिंग इट? तो वर्ल्ड का फर्स्ट 200 मीटर बैम्बू क्रैश बैरियर, जो ये आप लोगों को दिखा होगा ना यहाँ पे, ठीक है, ये इंस्टॉल किया गया वानी वरोरा हाईवे पे, जो कि महाराष्ट्र में है। आप लोगों से भी इतना ही याद रखना, ओके। अब इसको जो ये है ना, क्या नाम है ये बैम्बू क्रैश बैरियर? नेम्ड बाहुबली, ठीक है, नेम्ड बाहुबली।
दिस बैम्बू क्रैश बैरियर अंडरवेंट रिग्रेस टेस्टिंग, बस इतना याद कर लो इसको, बाहुबली कुछ नाम भी दिया गया। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हमारी जो बैम्बू इंडस्ट्री है, बैम्बू क्या होता है आई होप आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। बैम्बू क्या होता है गूगल कर लेना, उसकी फोटो देख लेना, काफी नॉर्मल सी चीज है। ओके, आगे बढ़े, इससे क्या होगा, बैम्बू सेक्टर जो है हमारा वो एक तरह से उनके लिए एक अचीवमेंट है, सिंपल सी चीज है। नाउ स्वामी फंड, स्वामी फंड कंप्लीट्स 20,557 होम सिंस इंसेप्शन इन 2019। अब ये किस चीज के लिए ये फंड भाई, ये फंड पहले इसकी फुल फॉर्म देख लो, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। तो पहली बात तो डायरेक्टली इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जा सकती है, क्योंकि जैसे नीति आयोग की पूछी गई थी ना, तो ऑब्वियस सी बात है स्वामी फंड इन्वेस्टमेंट फंड की भी पूछी जा सकती है। अब ये किसके लिए है, इंडिया का लार्जेस्ट सोशल इम्पैक्ट फंड है, ठीक है। किसके लिए बनाया गया, फॉर कंप्लीटिंग स्ट्रेस्ड एंड स्टोल्ड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, जो ऐसे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो कि अभी बंद पड़े हैं या उनमें थोड़े पैसों की कमी हो रही है, ठीक है, उनके लिए एक स्वामी फंड बनाया गया है। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, यहाँ पे पढ़ सकते हो, स्वामी फंड has so far provided final approval to about 130 project with sanction 12,000 करोड़, ठीक है, in the in 3 years since inception in 2019। तो 2019 में बनाया गया था इस फंड को, क्लियर है। तो अभी बस ये बोल रहे हैं कि इतना अचीवमेंट दिखा रहे काइंड ऑफ, ठीक है, इस स्वामी फंड ने इतने ज्यादा कंप्लीट कर जाए 20,557 होम्स, क्योंकि ये उन्हीं को लोन देता है जहाँ पे जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो या तो स्टोल्ड हो या स्ट्रेस्ड में हो, मतलब कि थोड़ी दिक्कत हो उनको फंड वंड की, उनको फंड देता है। Next, what is a one nation one challan initiative under which Gujarat is settling up virtual court? ये क्या भाई, वन नेशन वन चलान इनिशिएटिव क्या है, इसको पढ़। तो ये वन चलान वन इनिशिएटिव, वन नेशन वन चलान इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जितनी भी चलान से मतलब जो आपका चलान बनाते हैं उनसे रिलेटेड एजेंसीज है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो गए, आरटीओ हो गए, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, क्लियर है। एंड टू इनेबल सीमलेस कलेक्शन ऑफ चलान एज वेल एज द डाटा ट्रांसफर, उनके बीच में डाटा ट्रांसफर ये सब होता रहे। अब जो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसमें इन्वॉल्व है कि सीसीटीवी के थ्रू जो भी आप ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हो वो कैप्चर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो वाहन है, वाहन एक तरह से एप्लीकेशन है, इससे क्या है, वाहन एप्लीकेशन से पता लगता है कि व्हीकल का ओनरशिप कौन है, मतलब कि जो व्हीकल है ना वो किसका है, ठीक है, व्हीकल के ओनरशिप की डिटेल वो पता लगता है। एक साथी है, साथी से क्या पता लगता है, कंपाइलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, की ड्राइविंग लाइसेंस किसके नाम पे किसके नाम पे नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ओके, बाद में एक ई चालान जनरेट हो जाएगा जो आपके फोन पे आ जाएगा, काइंड ऑफ दैट थिंग। ओके, तो आप लोग बस इसमें याद क्या करना है, याद यही रखना है, सिंपल सा इनिशिएटिव है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। बाकी जो अच्छी अच्छी चीजें होगी वो तो आप लोग लिख ही दोगे, है नहीं, वाहन साथी ये सब क्या है, मतलब कि वहां पे तो पेपर वन में तो आंसर तुम्हारी आंखों के सामने होगा, बस पहचानना उसको। नेक्स्ट, येलोस्टोन, येलोस्टोन सेलिब्रेट 151st एनिवर्सरी, द कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एज फर्स्ट नेशनल पार्क। तो वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क कौन सा, येलोस्टोन, और ये कहाँ पे है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना येलोस्टोन कहाँ पे है। ओके, नाउ येलो नेशनल पार्क वाइडली कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, इट वाज एस्टेब्लिश बाय द 42nd यूनाइटेड स्टेट कॉन्फ्रेंस विद द येलोस्टोन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, तो ये इनके थ्रू वो किया गया था। यहाँ पे देखो, द एरिया ऑल्सो रिप्रेजेंट द वन पॉइंट वेयर थ्री मेजर रिवर बेसिन, स्नेक कोलंबियन बेसिन, ग्रीन कोलोराडो बेसिन एंड मिसोरी ऑफ द वेस्टर्न यूएस कन्वर्ज, कन्वर्ज करती है आपस में, ठीक है, कन्वर्ज मतलब मिलती है, काइंड ऑफ दैट थिंग। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्नेक कोलंबियन बेसिन, ग्रीन कोलोराडो, ये तो आई थिंक पूछा भी जा चुका है, ग्रीन कोलोराडो बेसिन कहाँ पे है, और मिसोरी। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, फॉर एग्जाम्पल वो स्नेक कोलंबियो बेसिन दे देगा और सामने लिख देगा अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन दे देंगे ग्रीन कोलोराडो बेसिन, सामने लिख देंगे सामने लिख देंगे यूरोप, ठीक है। ऐसे फिर नीचे बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, वन एंड टू, टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री, ऐसे करके आप लोगों का क्वेश्चन बना देंगे। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है, आगे बढ़े। और यहाँ पे ना एक याद रख लेना, यहाँ पे एक ना जियो मतलब कि एक आइकॉनिक जियो थर्मल फीचर्स भी है, काइंड ऑफ एक गीजर है, ठीक है, जहाँ से गर्म पानी निकलता रहता है। ये आप लोगों ने यूट्यूब की वीडियोस पे भी देखा होगा। नेक्स्ट, द यूनिक फ्लैगशिप इनिशिएटिव धारा, धारा क्या है, एन ओड टू द इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है, धारा मतलब कि एन ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये ओड क्या होता है,
मतलब कि किसी पर्टिकुलर चीज को एड्रेस करने के लिए ना ओड यूज किया जाता है, ठीक है। एंड ओड टू द इंडियन नॉलेज सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कंप्लीट 1 ईयर, ठीक है। कोई धारा इनिशिएटिव था, आप लोगों को याद होना चाहिए किससे रिलेटेड है, इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से रिलेटेड है, जिसको भी 1 साल हुए। ओके, कौन से मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। सिर्फ आप लोगों को ये 3 चीजें ही याद होनी चाहिए, इससे अलग कुछ यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट है वुमेन बिजनेस एंड लॉ, ये एक रिपोर्ट है, ये कौन रिलीज करता है, सामने दिख ही रहा होगा, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के नीचे लिखा हुआ आईबीआरडी एंड आईडीए। समझ आ गया ना इसका मतलब क्या है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है और इंडिया इनमें से किसका पार्ट नहीं है। कमेंट में ये इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके जरूर बताना कि इंडिया किसका पार्ट नहीं है। चाहे ये मत करना, पर ये जरूर कर देना कि इंडिया वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से इंडिया किसका पार्ट नहीं है। ओके। लेजिस्लेटर फेसिंग डिस्क्वालिफिकेशन कांट अटेंड फ्लोर टेस्ट, ठीक है। लक्ष्मीकांत उठाइए, फ्लोर टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें। नाउ अब ये क्या है कि लेजिस्लेटर जो डिस्क्वालिफिकेशन को फेस कर रहे हैं वो फ्लोर टेस्ट को अटेंड नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और इट वुड अमाउंट टू लेजिटिमाइजिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल सिंस, मतलब कि तुम एक, अगर ऐसा कर दिया ना, मतलब कि अलाउ कर दिया, तो तुम एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिंस को लेजिटिमाइज कर रहे हो, ठीक है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है। नाउ अब डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था, 1985 में, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ओरिजिनल था नहीं, 10th शेड्यूल से रिलेटेड है ये। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, फॉर एग्जांपल तुमने किसी पार्टी को ज्वाइन किया, ठीक है। मतलब कि ऐसे समझो, तुम अपने यहाँ पे वोट देने गए, ABCD 4 कैंडिडेट थे, तुमको ना तो ए पार्टी पसंद थी, ना बी पार्टी पसंद थी, ना सी पार्टी, तुमने डी पार्टी को वोट दे दिया, ठीक है। बाद में जाके क्या कर दिया, डी पार्टी जीत गई, ठीक है। मतलब कि डी पार्टी वाला यहाँ से बंदा जीत गया, इसने जाके बाद में बी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। तो ऑब्वियस सी बात है बॉस, ये तो गलत गलत हो गया ना तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि तुम्हें बी पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद ही नहीं थी, लेकिन ये तुमने जिसको समझ के वोट दिया, डी वाले को, इसने बाद में जाके इसी के साथ मिल गया, ये है नहीं। तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अगेंस्ट हो गया, और ये तुम्हारे साथ ही धोखा हो गया। यू गेटिंग इट गाइस? तो इसी को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। अब यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत में काफी डिटेल में दे रखा है ये, ऊपर ऊपर से पढ़ा देता हूँ। 1985 52nd कॉन्स्टिट्यूशन 10th शेड्यूल, ठीक है। तो अब इसमें ना कि डिस्क्वालीफाइड है या नहीं है, तुमने दल मतलब पार्टी बदली या नहीं बदली, उसका फाइनल डिसीजन कौन देता है, वो देते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के डिसीजंस को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, की हो तो होलन केस में बोला था, ठीक है। क्या ये शेड्यूल सिर्फ सेंटर पे अप्लाई होता है? नहीं भाई, सेंटर पे भी होता है, स्टेट पे भी होता है, ठीक है। इसका एम क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ का? इसका एम था जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस होते हैं, जो एक तरह से लोग पार्टी बदलते रहते हैं पोस्ट के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, वो सब ना हो, और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जा सके, और जो पॉलिटिक्स है उसमें स्टेबिलिटी लाई जा सके, ठीक है। ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन किस किस आधार पे किसी बंदे को डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया जाता है? अगर कोई स्टेट या सेंट्रल लेजिस्लेचर का मेंबर है, उसको डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर वो वॉलेंट्री अपनी मेंबरशिप को गिव अप कर दे, ठीक है। या वो पार्टी ने, फॉर एग्जांपल आज एक बिल पास होना था, और बिल पास होना था तो इन्होंने व्हिप इशू कर दी कि सबके सब प्रेजेंट रहेगा और सबके सब नाम में वोट करेंगे कि हमें ये बिल पसंद नहीं है, नाम में वोट करना। लेकिन किसी बंदे ने पार्टी की डायरेक्शन को डिसओबे कर दिया, तो उस केस में भी एक तरह से ये लग सकता है। इज दैट क्लियर? और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इलेक्शन के बाद उसने किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर को कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर तुम्हें जो पार्टी पसंद हो ना, उनके साथ जाके तुम मिल सकते हो। लेकिन अगर 6 महीने के बाद मिले तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। आगे अब डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होती है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अलग अलग होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। और लॉ ये है, जो कानून है ना, एंटी डिफेक्शन एक्ट है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो ये नहीं बताता कि कितने टाइम पीरियड के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उसके क्रिटिसिज्म है। अब ये आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, 2021 का, सॉरी 2021 या 22 का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का, सिविल सर्विस का। नाउ एंटी डिफेक्शन लो मतलब कि ना, आपके जो सीएपीएफ में ना, उसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। सीएपीएफ और सीडीएस में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली वो 10th शेड्यूल पूछ रहे किससे रिलेटेड है, फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, कि हो तो होलोहन केस किससे रिलेटेड है, वो डायरेक्टली ऐसे पूछ लेगी, ठीक है। सिविल सर्विस का क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ स्पेसिफाइज दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ। अभी हमने क्या पढ़ा, 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर सकता है, 6 महीने के बाद ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है। ये कह रहे 6 महीने के अंदर भी नहीं कर सकते, गलत हो जाएगी, पहली स्टेटमेंट गलत। दूसरा, लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम,
बिल्कुल ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि लो भाई कोई भी टाइम फ्रेम प्रोवाइड नहीं करता कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने केस गया कि इसने दल बदल किया तो कितने टाइम के अंदर डिसीजन लेना है, वो कोई वो नहीं है। लेकिन लेकिन एक बात याद करना, जुडिशरी ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट दी है 3 महीने की, लेकिन वो किसने दिया? जुडिशरी ने दिया है, ना कि इसने दिया है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट ठीक है कि लॉ प्रोवाइड नहीं करता कोई भी टाइम पीरियड, तो आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़े चलो। जन औषधि स्कीम्स टर्नओवर टू टॉप 1000 करोड़ दिस फिस्कल। ठीक है, ऑफिशियल। अब की बार मतलब बेसिकली इन्होंने ना कुछ आई थिंक काफी ज्यादा जो जन औषधि सेंटर्स है ना वो खुल गए हैं भारत में। ठीक है, तो ये जन औषधि क्या है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना क्या है, एक कैंपेन था जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा लॉन्च किया गया था कि जो महंगी दवाइयां होती है ना उसको अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल कराया जाए लोगों के लिए। ठीक है, और ये कब लॉन्च की गई थी? ये 2008 में लॉन्च की गई थी स्कीम, बाद में इसको रिवैम्प किया गया 2015-16 में। एज ऑफ नाउ जो प्रोडक्ट बास्केट है ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की, इसमें कुछ 1800 ड्रग्स के अराउंड है और 280 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब ये इतनी सारी चीजें तुम लोग यहाँ से खरीद सकते हो एट ए अफोर्डेबल प्राइस। अब जन औषधि स्टोर्स को कौन कौन ओपन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्यूटेड एनजीओ, ट्रस्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, डॉक्टर, अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, ये सारे के सारे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए न्यू जन औषधि स्टोर्स। इज दैट क्लियर गाइस? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जन औषधि स्कीम्स का बेसिक वो क्या है। औषधि से समझ में आ जाएगा दवाइयाँ। ठीक है, जन मतलब मास मासिस के लिए लोग दवाइयाँ कैसे खरीद पाएगा? जब वो अफोर्डेबल होगी तो सस्ते में चीजों को अवेलेबल कराना, सिंपल। नेक्स्ट, ये है NEGD ऑर्गेनाइज इट्स 34th CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर MIT एज इनिशिएटिव साइबर सुरक्षित भारत। तो इसमें से इंपोर्टेंट क्या है? साइबर सुरक्षित भारत 2018 में लॉन्च किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT। इसका काम क्या है? साइबर क्राइम से रिलेटेड अवेयरनेस को फैलाना और चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स की कैपेसिटीज को बिल्ड करना। सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री कंसोर्टियम अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर है। मतलब स्टार्टिंग के 3 याद रखो बस, कब बनी, कौन सी मिनिस्ट्री है, क्या पर्पज है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, upholding the validity of अग्निपथ स्कीम, दिल्ली हाई कोर्ट सेज इट हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कि इनकी इसकी प्रेज किया, काइंड ऑफ इसकी तारीफ किया है। तो अग्निपथ स्कीम आप लोगों को मालूम होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से 2022 में लॉन्च की गई थी। अग्निपथ स्कीम इन इंडियन आर्म्ड फोर्स इज a scheme where in selected candidate will be enrolled as a अग्निवीर for 4 year period। 4 साल के लिए उनको वो दिया जाएगा। ठीक है, ये स्कीम्स काफी बार डिस्कस हो चुकी है ऑलरेडी, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ ना अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो देख लेना। ठीक है, कि कितना क्या दिया गया है स्कीम के अंडर, कितना क्या नहीं, वो सब फॉर्मेट देख लेना। स्कीम्स का एलिजिबिलिटी क्या है, तुम्हारी एज इतनी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, रिक्रूटमेंट कैसे होगी? ट्वाइस ए ईयर होगी। जो रिक्रूटमेंट है वो ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पे होगी। ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने का होगा। डिप्लॉयमेंट फॉर 3 ईयर एंड हाफ ईयर। रिक्रूटमेंट को जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 30,000 रुपये मिलेगी, बाद में कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे जो कि 40,000 तक जा सकते हैं। ठीक है, और अपने जब ये सैलरी ले रहे होगे ना, इनको अपनी सैलरी का 30% जो है एक सेवा निधि प्रोग्राम में देना पड़ेगा। तुम 30% दे रहे हो, गवर्नमेंट भी उतना ही अमाउंट डालेगी इसमें। ठीक है, जो कि बाद में आप लोग को मिल जाएगा एट द एंड। ओके, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं वन लाइनर। वन लाइनर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वन लाइनर में वी ट्राई टू कवर मैक्सिमम थिंग्स इन ए मिनिमम टाइम। क्लियर है? चलो करते हैं इसको स्टार्ट। तो गाइज अब हम लोग डिस्कस करते हैं वन लाइनर। वन लाइनर में चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। तो इसमें आप लोग देखिए कि 27 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड एनजीओ डे। इस साल की जो थीम है, द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओ इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट। ठीक है, यानी कि ह्यूमन राइट को प्रमोट करने में एनजीओ का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या रोल है, वो इस साल की थीम है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। फर्स्ट कब मनाया गया था? 1987 में। थीम क्या है इस साल की? इस साल की थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ठीक है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, प्लीज इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और ये क्यों मनाया जाता है, मतलब नेशनल साइंस डे किसकी याद में मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी, और जिनके लिए इनको 1930s में नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में। क्लियर है? यहाँ से आप लोगों का स्टैटिक क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट, 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023। इस साल की जो थीम है वो है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन।
राजेश मल्होत्रा को अपॉइंट किया गया है एज ए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आप ये जो पीआईबी की न्यूज हम लोग देखते हैं ना, उसी का प्रिंसिपल डीजी। ओके, राजेश मल्होत्रा। नेक्स्ट, अल्मा क्या है, बस आप लोग को याद रखना, एक रेडियो टेलीस्कोप से रिलेटेड है, दैट्स ऑल। और ये यूएसए और 16 कंट्रीज का कोई इनिशिएटिव है, उनके साथ कोलैब करके। ओके, तो अल्मा क्या है, एक रेडियो टेलीस्कोप है, न्यूज में था, सिर्फ आप लोगों को मालूम होना चाहिए है क्या एग्जैक्टली। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। फीफा अवार्ड बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड 2022 का लियोन मेसी को मिला, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 बेसिकली किसको मिली है, कौन जीता ये, ऑस्ट्रेलिया ने जीती है ये, किसको हरा के, साउथ अफ्रीका को हरा के। ये कहाँ पे हो रही थी, न्यूलैंड क्रिकेट ग्राउंड एट केप टाउन, साउथ अफ्रीका में हो रही थी। ओके, और एसलेग गार्डनर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला है। बेथ मुनी जो कि प्लेयर ऑफ द मैच है, ठीक है। और यही बेथ मुनी जो है, अभी आप लोगों को मालूम है ना, WPL आ रहा है, वुमेन प्रीमियर लीग, जिसमें 5 टीम है, उसमें से एक टीम है गुजरात जाइंट्स। इसके जो कैप्टन है उनका नाम है बेथ मुनी, बेथ मुनी उनके गुजरात जाइंट्स की कैप्टन है। और जो वाइस कैप्टन है वो है सने राणा। काराबाओ कप टाइटल 2023 ये किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। ये मिला है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड वर्ल्ड में बन गई है रिलायंस जियो, पहले नंबर पे है स्विसकॉम। हरि बालाकृष्णा को 2023 के लिए मार्कोनी अवार्ड मिला है, किस फील्ड में, जो वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इन्होंने कुछ नई डिस्कवरी की है, उसके कॉन्टेक्स्ट में। फ्रिंजेक्स 23 2023 ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में, जो कि केरला में होगी। साउथ कोरिया एंड यूएसए के बीच में, बेसिकली आप लोगों को मालूम होगा, ऊपर यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पे साउथ कोरिया है, और उस साइड जाएगा तो यूएसए है। तो नॉर्थ कोरिया वो ऐसे मतलब हरकतें करता रहता है ना डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो साउथ कोरिया एक तरह से काफी बढ़िया देश है। तो साउथ कोरिया और यूएसए के बीच में हो रही है, ठीक है। तो नाम क्या है, फ्रीडम शील्ड एंड वॉरियर शील्ड, एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है, जो कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है, ठीक है, साउथ कोरिया यूएसए के बीच में। आगे बढ़े चलो। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल न्यू दिल्ली में मनाया जाएगा। थीम क्या है, आइडियाज फॉर ए बेटर टुमारो। तो बेटर टुमारो इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इसका पहला एडिशन कब मनाया गया था, 2019 में। नाडा और एनसीईआरटी ने टाई अप किया है टू स्ट्रेंथन वैल्यूज, स्पोर्ट एजुकेशन में वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए। आप लोगों ने देखा हो काफी सारे एथलीट होते हैं, कुछ एथलीट होते हैं ना जो कि डोपिंग का यूज करते हैं, समझ रहे हो, मतलब कि ड्रग्स वग्स काइंड ऑफ इस तरह की चीजें यूज करते हैं। तो नाडा क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। वर्ल्ड लेवल पे देखोगे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि मॉन्ट्रियल कौन सी जगह है, कौन सी कंट्री है, मतलब कौन सी कंट्री में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब जो बाड़ा बनाया था ना, कि इसको फंड किसने दिया था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। नेक्स्ट, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सत्याब्रता मुखर्जी पास्ड अवे, मतलब डायरेक्टली आ जाएगा ये कौन से फील्ड से रिलेटेड थे। जस्टिस AM अहमदी फॉर्मर सीजीआई थे, ये भी पास्ड अवे। हॉकी इंडिया अपॉइंट साउथ अफ्रीकन क्रेग फुलटोन एज द न्यू चीफ कोच ऑफ इंडिया मेन्स हॉकी टीम। तो क्रेग फुलटोन जो है, जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, ये इंडिया मेंस हॉकी टीम के चीफ कोच है। सयंतनन दास ये इंडिया के 81st ग्रैंड मास्टर बन गए चेस में। नेक्स्ट, विंडसोर फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, ये सिर्फ इतना याद रखो, यूके और यूएई के बीच में रिलेटेड है। और ये विंडसोर फ्रेमवर्क नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल को रिप्लेस कर देगा। वैसे ये मैंने अपनी आई थिंक लास्ट टू लास्ट वाली क्लास में डिस्कस भी किया इससे रिलेटेड। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर नहीं बता पाते हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर दूंगा। बाकी सिंपल सा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ। नेक्स्ट, एनटीपीसी ने कमीशन किया है इंडिया का फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर, कहाँ पे, नॉर्थ करणपुरा, नॉर्थ करणपुरा में। ओके, और ये कहाँ पे है नॉर्थ करणपुरा, ये आपका झारखंड में। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 बैंक ऑफ गंगेज ऋषिकेश में मनाया जाएगा। वो वैन थ्योंग ये न्यू प्रेसिडेंट बने वियतनाम के। मुझे आप लोग ये बताना, क्या वियतनाम लैंडलॉक कंट्री है या नहीं, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री है या नहीं। ओके, मुझे आप लोग ये बताना।
नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को अवार्ड दिया गया पोर्टर प्राइज 2023, क्योंकि कोविड के टाइम पे इन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, मतलब कि कोविड को कंटेन करने में। आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है एसएसबी का। एसएसबी मतलब आप लोगों को मालूम ही होगा, ठीक है, नेपाल और भूटान पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, कब फाउंड किया गया था? 1963 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री, ये बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती? अनुपमा उपाध्याय। पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने अपॉइंट किया है बेसिकली सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को फर्स्ट एम्बेसडर फॉर द करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना करतारपुर कॉरिडोर कौन सी जगह पे है प्रेजेंट डे, ओके, और ये कौन से धर्म से रिलेटेड एसोसिएटेड है, ठीक है, और ये क्यों पॉपुलर है। आप लोगों को तीन चीजें कमेंट सेक्शन में बतानी है। फर्स्ट एंटी करप्शन G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग गुरुग्राम में हुई है, हरियाणा में। को चेयर इटली कर रहा है, ठीक है। इंडिया विंस जीएसएम एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप 2023 अवार्ड, जो कि बार्सिलोना में दिया जा रहा था। कर्नाटका के बाइंदूर में बेसिकली कंट्री का फर्स्ट मरीना इनोग्रेट किया जा रहा है। बोला तिनुबू, इनको इलेक्ट किया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। ओके, आई थिंक ये रिपीट हो गई है ये वाली स्लाइड। नेक्स्ट, मैन एंड वुमेन्स हॉकी टीम गोलकीपर पिया श्रीजेश एंड शविता को अवार्ड मिला स्पोर्ट एसीज 2023 के अवार्ड, ठीक है। कतर ओपन टेनिस 2023 डेनिल मादवेदेव। एमपी विंस सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023। तो दैट्स ऑल गाइस फॉर दिस वीक। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फंडा पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।